व्यूअर्स, पुणे पॉर्श केस में आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये सुना हाल ही में कि पुणे पुलिस ने चार्जशीट 900 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर दी है। और इस समय वो जो बालक है जो उस समय चालक बन के गाड़ी चला रहा था वो तो घर पर आ गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से, लेकिन उसके माता पिता आज भी अंदर है और अगले हफ्ते 10 दिन में बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगी हुई है। पुणे पुलिस की ओर से हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, महाराष्ट्र का जाना माना नाम, तो हीरे साहब जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस में पुणे पुलिस की ओर से। नमस्कार। सब बेल को लेके क्या लगता है, इन लोग आसानी से बेल मिल जाएगी? ये केस का ही नहीं, लेकिन आप देश की कोई भी केस देख लो जिसमें सीरियस ऑफेंस इन्वॉल्व है, कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता कि किसी को भी आसानी से बेल मिल जाती है। बेल देने के कोई सेट पैरामीटर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े बड़े हाई कोर्ट्स ने, बड़े बड़े हाई कोर्ट जब मैं बोल रहा हूँ तब हाई कोर्ट में भी कुछ हायरार्की होती है, जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है या कलकत्ता हाई कोर्ट है। इन हाई कोर्ट्स ने भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो डिफरेंट जजमेंट्स आज तक दिए हैं उनमें से फ्रेम किए हुए हैं और कुछ बेल के कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स को लांद के, वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स को बाजू रख के किसी का भी बेल नहीं होता। और बेल के बारे में ये कहा जाता है कि बेल इज अ रूल, जेल इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बेल देना ये रूल है, जेल में रखना एक्सेप्शन है। लेकिन ये केस में लोग अंदर है तो ये एक्सेप्शन में है कि रूल में है? नहीं, अभी तक ये रूल में है या एक्सेप्शन में ये तय नहीं हुआ। जरूर है कि ये केस में जब जब रिमांड एप्लीकेशंस गए हुए हैं और तब रिमांड एप्लीकेशंस के ऊपर, मतलब इनको पीसी में रखना है या एमसीआर में लेना है, इसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं दोनों भी बाजू की तरफ से। मतलब सरकार पक्ष की तरफ से मैं या मेरे जो दोस्त थे, प्रेडेसर्स जो है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए और जिन्हें आज की तारीख में संशयित कहा जा रहा है। काफ़ी चार्जेस है, हीनियस ऑफेंसेस के चार्जेस इसमें लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। सबसे मेन बात जो मैं समझता हूँ कि न्यायालयीन प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। मतलब क्या हुआ? जब ये बात पूरे महाराष्ट्र के सामने, या मैं बोलता हूँ कि देश के सामने आ चुकी है कि कुछ सैंपल्स में चेंज हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स में चेंज हुआ है, और जब रिपोर्ट और सैंपल्स में चेंज होता है वो खाली एक इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है या खाली वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के साथ नहीं होता है। वो होता है कि जो न्यायालयीन जो प्रक्रिया है, न्याय देने वाली जो प्रक्रिया है, उसके साथ भी कहीं तो भी इसमें खिलवाड़ हुआ है। और ऐसे सूरत में बेल मिलना ही आसान होगा या बेल नहीं ही दिया जाएगा, ये दोनों चीज़ों के बारे में बोलना आज के तारीख में बड़ा, मैं बोलता हूँ, गलत हो जाएगा। नेशन स्टेज पे हम लोग काफ़ी शुरुआती तौर पे हम लोग हैं, जिसके बारे में आज बोलना सही नहीं होगा। चलो ठीक है, आप जो चीज को उचित नहीं समझते हम वो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन वो चीजें पूछते हैं जो जरूरी है। क्या इस केस में शुरुआती दौर में 304 लगाया गया? 304 पहले ए था, फिर 304 में उसको कन्वर्ट किया गया 2.5-3 घंटे के डिफरेंस पे। 8:26 पे एफआईआर हुई थी, 10:30-11 बजे 304 लग गया। क्या ये 304 ए का केस है कि ये 304 का केस है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, बिल्कुल ये 304 का केस है। आप यदि सेक्शन 304 देखते हैं तो उसमें दोनों तीनों चीज़ों का जिक्र किया गया हुआ है, और उसमें से सबसे बड़ा जिक्र यह है कि रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट विथ नॉलेज, और गाड़ी मैं एक स्पीड से एक्सीड करके चला रहा हूं, मैं रोड के ऊपर चला रहा हूं, मैं कोई रेसिंग ट्रैक के ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा हूं। मैं गाड़ी जो चला रहा हूं एक आबादी, घने आबादी का इलाका है, रात के 2 क्यों न बजे हो, लेकिन जो एरिया में एक्सीडेंट हुआ है वो नाइट लाइफ होती है, और नाइट लाइफ के वक्त लोग रास्ते पे होते हैं, ये चलाने वालों को मालूम होना बड़ा जरूरी है। पहली ही बार में इसको 304 में क्यों नहीं लगाया? 304 ए लगाकर बाद में जब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं तब कन्वर्ट होता है मामला। देखो, इसके बारे में जो आईओ थे, उस वक्त के जो आईओ थे या जिन्होंने ये सेक्शन इवोक किए होंगे, उनसे बात करना ज़्यादा जरूरी होगा। उनका माइंडसेट क्या था? जनरली एक बात जरूर होती है कि एक्सीडेंट वाले मैटर में बाय एंड लार्ज 304 ए लगाया जाता है, लेकिन जब उसके इंट्रिकसीज हम देखते हैं कि रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट है और उसमें नॉलेज भी है, ये कोई एटॉमिक साइंस नहीं है, ये कोई नैनो टेक्नोलॉजी वाला नहीं है कि मालूम नहीं होगा। तो क्या पॉलिटिकल आदमी के आने से, यानी सुनील टिंगरे उधर आए थे, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया कि पिज्जा और बर्गर उधर रात में खिलाए गए थे, तो क्या इन चीजों से किसी का माइंड चेंज हुआ है, किसी ऑफिसर का, और वो जो मामला है 304 का वो शुरुआत में 304 ए में रखा गया था?
एज अ पीपी मेरे पास ये चीज़ की कोई मालूमात नहीं है, ना मेरे पेपर्स में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मेरा जो दायरा है वो जो चार्जशीट फाइल हुआ है या जो आगे चल के फाइल होने वाले चार्जशीट है उनके दायरे में मेरा काम है। मेरे दायरे में या मेरे पेपर्स में इस चीज़ का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बोलना जरूरी भी नहीं समझूंगा, ना ही बोलना संयुक्तिक भी होगा। नहीं, मैंने इसलिए कहा साहब क्योंकि पुणे पुलिस ने सुनील टिंगरे को बुलाकर 1-1.5 महीने पहले उनसे पूछताछ की थी और उस हिसाब से प्रश्न पूछा गया। मीनवाइल ये बताइए साहब, पुलिस ने स्ट्रांगली कहा है और इसमें मैं कहूंगा कि पुलिस का काफी ये स्ट्रांग एक्शन रहा पुणे पुलिस का। उन्होंने इस केस को हीनियस बताया है, मतलब ये काफी हीनियस मामला है। लेकिन सामने वालों के जो वकील है, जो बच्चा चला रहा था उसके जो वकील है, उन लोगों ने, मुझे याद है जेजेबी में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके हिसाब से मामला हीनियस नहीं है। आपका क्या कहना है इसमें? किस चीज़ को हीनियस कहना है फिर? 2 लोगों की जान जाती है, उनके आप पीएम रिपोर्ट्स देखोगे तो लगभग 34 से ज़्यादा इंजूरीज बॉडी के ऊपर है, मल्टीपल इंजूरीज है, मल्टीपल इंजूरीज की वजह से आदमी की जान जाती है, जिससे बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कहूँगा क्रशिंग इंजूरीज है, क्रश किया गया हुआ है इंजूरीज है। आप इसे हीनियस नहीं कहोगे तो फिर किस चीज़ को हीनियस कहोगे? तो व्यूअर्स, पीपी साहब क्लियर इस केस को हीनियस मानते हैं। सर एक चीज बड़े ईमानदारी से बताइए, थोड़ा बहुत प्रेशर है क्या आपके ऊपर? पूरे देश में गरमाया हुआ मामला है ये। मैं आज तक किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया, मैंने वही किया है जो मेरा दिल कहता है कि ये सही है और आपको ये करना है। और फिर वो कोरेगांव भीमा वाला मैटर हो, ममता कुलकर्णी का ड्रग्स का केस हो या टीआरपी वाला हो, कोई चीज़ का मैंने आज तक प्रेशर नहीं महसूस किया। और जिस दिन मैं प्रेशर महसूस कर लूंगा उस दिन मैं शायद वकालत छोड़ दूंगा। आखिरी प्रश्न, इसमें 2 युवाओं की मृत्यु हुई है, उन्हें कार से उड़ाया गया। क्या हीरे साहब जो पीपी है इस केस में, क्या उन्हें न्याय दिला पाएंगे? एक, और दूसरा, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस है कि आप दिला पाएंगे तो 10 में से अपने आप को कितने नंबर देते हैं कि हाँ मैं इतने नंबर मुझे लगता है कि मैं पक्का दिला पाऊंगा? पूरा भारत देख रहा है आपको। नहीं, पूरे भारत को ही मैं बताना चाहूँगा, जो 2 युवाओं की जान गई है, खाली ये ऑफेंस उनके साथ नहीं हुआ, खाली ये ऑफेंस उनके परिवार के साथ नहीं हुआ, ना ही उनके खाली दोस्तों के साथ हुआ है, ये पूरे देश के साथ हुआ है, ये पूरे सोसाइटी के साथ हुआ है। क्योंकि रोड पे चलने वाले हर आदमी को अपनी जानो माल की सुरक्षा रखना उसका हक है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। कॉन्स्टिट्यूशन उसे गारंटी देती है कि लीगल प्रोसेस के सिवा आपकी जान नहीं ली जाएगी, चाहे वो अपघात क्यों ना हो। और इसलिए इन 2 बच्चों को या पूरे सोसाइटी एट लार्ज को न्याय देना यह हमारा सबका काम है। मैं समझता हूँ कि खाली शिशिर हीरे ही एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो ये मुकाम तक पहुंच सकता है, पूरा समाज इसमें आना चाहिए जो देखेगा कि जिन्होंने गलत किया है उनको सजा होके रहनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कितना है सब? मैं कोई प्रिडिक्शन वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ ना कोई बुआ हूँ जो प्रिडिक्ट करके बोल सकता हूँ। मैं इतना ही बोलूँगा कि सिंसारिटी से काम करने का आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है। कैमरे के सामने बहुत कम बार मैं आया हूँ और ना ही मैं कैमरे के सामने आना भी चाहता हूँ। व्यूअर्स, काफी बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर है महाराष्ट्र के, बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं और अब पोर्श का जो मामला है सरकारी पक्ष की तरफ से हीरे साहब उसमें काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि न्याय का ये जो सफर लड़खड़ा रहा था वो इनके आने से अब मंजिल तक पहुंचेगा। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत एंड सुमित सिंह।